Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 10 आत्मरक्षा कहानी। विशेष शासक का धर्म केवल जनता पर शासन करना ही नहीं होता है, जनता को अपनी रक्षा अपने आप करने की प्रेरणा देना भी उसका प्रमुख कर्तव्य होता है, जिससे स्वयं राजा, राज्य एवं जनता सुरक्षित एवं गौरवशाली बने। प्रस्तुत कहानी में यही बताया गया है। भारत में एक राज्य था हमीरगढ़। हमीरगढ़ का राजा बहुत वीर तथा प्रजापालक था। उसका मंत्री भी बड़ा ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था। मंत्री का प्रशासन ऐसा था कि प्रजा बहुत चैन से रह रही थी। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अन्याय का कहीं नाम न था। राजा की वीरता की धाक चारों ओर फैली हुई थी। शत्रु उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। परंतु मंत्री के चेहरे पर सदा चिंता की रेखाएं खिंची रहती थी। एक बार की बात है कि अचानक खुशहाल हमीरगढ़ राज्य में एक डाकू ने आतंक फैला दिया। प्रजा में त्राही त्राही मच गई। इससे मंत्री की चिंता और भी बढ़ गई। उसने जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए। परंतु डाकू बहुत चालाक था। वह आज यहाँ डाका डालता तो 2-4 दिन बाद कोई 20 कोस दूर लूट करता। वह अपने दल के साथ अचानक भूत की तरह प्रकट होता और आनन फानन में लूटपाट करके पलक झपकते ही गायब हो जाता। तैनात पहरेदार और सैनिक तो बस देखते ही रह जाते। घिर जाने पर भी वह ऐसे गायब हो जाता मानो उसे धरती निगल गई हो। राजा ने सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने मंत्री को बुलाया और डाकू के आतंक को समाप्त करने का आदेश दिया। एक दिन तो डाकू ने कमाल ही कर दिया। उसने ठीक राजमहल के सामने एक साहूकार के यहाँ डाका डाला। जब तक लोग सावधान हो और सैनिक वहां पहुंचे, तब तक तो डाकू 9-2-11 हो गया। यह देख राजधानी में भी जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए गए। पर इससे क्या होना था, अगले ही दिन उसने एक और साहूकार के यहाँ डाका डाला। इस समाचार से राजा बहुत चिंतित हो उठा। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि जैसे भी हो डाकू को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मंत्री ने सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी। कुछ दिन तो शांति रही, परंतु जब डाकू ने एक ही रात में 4 जगह डाके डाले तो प्रजा में त्राही त्राही मच गई। यह देख मंत्री ने प्रत्येक गांव में चुने हुए सैनिक तैनात कर दिए। वे नौजवानों को लाठी तलवार चलाना सिखाने लगे। डाकुओं को देखते कि उन्हें कैसे घेरा जाए, उन पर वैसे हमला किया जाए, दूसरे स्थानों के लोगों को कैसे सावधान किया जाए आदि बातों का प्रशिक्षण जनता को दिया जाने लगा। गांव-गांव में रक्षक दल बन गए थे। मंत्री गांव-गांव में जाकर रक्षक दलों का निरीक्षण करता और लोगों का साहस बढ़ाता। अब हमीरगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था, प्रत्येक व्यक्ति सावधान था। गांव वाले रात में भी बारी बारी पहरा देने लगे। आसपास के गांवों के लोग मिलजुल कर महत्वपूर्ण मार्गों पर गश्त लगाने लगे। कुछ दिन तक लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। लोगों ने समझा कि डाकू डर गए हैं, परंतु यह उनका भ्रम था। एक दिन गांव में फिर डाका पड़ गया। सूचना मिलते ही गांव के रक्षक दल ने डाकुओं को घेर लिया, परंतु वे तो अंधेरे में जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। कुछ लोगों ने उस मार्ग को जा घेरा जहां से डाकुओं के गुजरने की संभावना थी।
जैसे ही डाकू उधर से गुजरे वे लोग उन पर टूट पड़े। डाकुओं ने बचकर बगल से निकलना चाहा कि उधर से भी गांव वालों ने उन्हें ललकारा। अब डाकू पूरी तरह घिर चुके थे। बच निकलने की कोई संभावना न देख डाकू दल ने आत्मसमर्पण कर दिया। आनन फानन में उन्हें रस्सियों से जकड़ लिया गया। यह देखकर सभी लोग प्रसन्नता से नाच उठे। लोगों ने डाकुओं को रात में ही राजधानी पहुंचा दिया। राजा को पता चला तो उसने चैन की सांस ली। राजा ने सोचा कि मंत्री ने आखिर डाकुओं को पकड़ ही लिया। अगले दिन आम दरबार लगा। डाकुओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रस्सियों में जकड़े डाकू दरबार में लाए गए। डाकुओं के सरदार ने चेहरा ऊपर उठाया तो लोग एकदम चौंक उठे, मानो अंधेरे में भूत देख लिया हो। राजा ने देखा तो क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। गरज कर बोला, तुम नीच कपटी डाकुओं का सरदार और कोई नहीं स्वयं मंत्री था। नीच पाखंडी तो तुम्हारी करतूत थी यह। राजा क्रोध से कांपते हुए बोला। मंत्री का रहस्य भरा उत्तर सुनकर राजा चक्कर में पड़ गया। वह अधीर होकर बोला, फिर क्यों लूटा तुमने प्रजा को? क्यों मेरे राज्य में यह आतंक मचाया? क्या उद्देश्य था तुम्हारा इससे? क्या चाहते थे तुम? जनता के क्रोध का पारावार न था। मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा और कड़क कर बोला, बोल पाखंडी, क्या दंड दिया जाए तुझे? मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, मैं समझता था कि महाराज मेरा रहस्य समझ गए होंगे, पर यदि दंड ही देना है महाराज, तो पहले मेरे घर से लूटा हुआ धन मंगवाकर जिस जिसका है उसे लौटा दीजिए, फिर जो दंड देना चाहे दीजिए। मंत्री का रहस्य भरा उत्तर सुनकर राजा चक्कर में पड़ गया। वह अधीर होकर बोला, फिर क्यों लूटा तुमने प्रजा को? क्यों मेरे राज्य में यह आतंक मचाया? क्या उद्देश्य था तुम्हारा इससे? क्या चाहते थे तुम? प्रजा की भलाई, मंत्री ने सहजता से उत्तर दिया। प्रजा की भलाई, प्रजा को लूटकर, राज्य की शांति भंग करके। क्या कहना चाहते हो तुम? राजा के स्वर में क्रोध के साथ आश्चर्य भी कम न था। हाँ महाराज, मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, यदि मैं ऐसा न करता तो प्रजा में स्वयं अपनी रक्षा करने की शक्ति कैसे आती? बिना सैनिकों की सहायता के लोग एक चालाक डाकू को कैसे पकड़ पाते? सभी गांवों में तो सैनिक नहीं रखे जा सकते, फिर प्रजा केवल सैनिकों के भरोसे क्यों रहे? क्यों नहीं अपनी रक्षा स्वयं करे? महाराज, मुझे संतोष है कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ। अब मुझे विश्वास है कि हमीरगढ़ की ओर आंख उठाकर देखने का साहस कोई नहीं कर सकता। अब राज्य का प्रत्येक नौजवान सैनिक है, प्रत्येक गांव में रक्षक दल है। मुझे खेद है कि प्रजा को अपनी रक्षा अपने आप करने की शिक्षा देने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। महाराज, जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। जन समुदाय मंत्री की जय जयकार कर उठा। शब्दार्थ: प्रजापालक का अर्थ है प्रजा का ध्यान रखने वाला। दूरदर्शी का अर्थ है दूर की सोचने वाला। आतंक का अर्थ है भय, डर। त्राही त्राही का अर्थ है परेशान होकर बचाव के लिए पुकारना। आनन फानन का अर्थ है शीघ्रता। सावधान होना का अर्थ है चौकन्ना होना। प्रशिक्षण देना का अर्थ है किसी काम को करने का तरीका सिखाना। निरीक्षण का अर्थ है मुआयना,
जांच पड़ताल। भ्रम का अर्थ है गलतफहमी। सूचना का अर्थ है खबर। आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वयं को किसी के हवाले करना। चेहरा तमतमा उठना का अर्थ है गुस्से में चेहरा लाल पड़ना। पाखंडी का अर्थ है धोखेबाज। विश्वासघात का अर्थ है धोखा। प्राणदंड का अर्थ है मृत्यु की सजा। अधीर का अर्थ है बेचैन। सहजता का अर्थ है शांति से। संतोष का अर्थ है चैन। खेद का अर्थ है दुख। Like, share and subscribe.